पर्वत प्रदेश में पावस। तो इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया गया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। मतलब कि पोएट ने या फिर कवि ने ऐसा प्रकृति के बारे में बताया कि लग रहा है कि प्रकृति कोई जिंदा चीज है, मतलब कि जीवित हो उठी है। सजीव मतलब होता है जिसमें जान होती है, ठीक है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदलता है, जो कि फैक्चुअल बात भी है। आसपास अगर आप लोग देखोगे तो बारिश के टाइम में कभी धूप, कभी वर्षा और चारों तरफ हरियाली। तो वर्षा ऋतु में जो चेंजेस होते हैं हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हो और वे इन आंखों के सहारे अपने आपको अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहा है। मतलब कि वर्षा ऋतु में जब पहाड़ों पे जो फूल्स होते हैं ना, फ्लावर्स, लग रहा है कि वो आइस है, हाँ? नेचर की आंखें है। और जो पाँव के नीचे जो मिरर है, मतलब जो आईना है, आईना से मतलब क्या है, जो समुद्र है, जो तालाब है, उसमें अपना जो रूप है वो देख रहा है। बेसिक इंफॉर्मेशन था। तो पहला 2 लाइन का मतलब देखते हैं क्या है। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो पावस ऋतु का मतलब वर्षा ऋतु हो गया, परिवर्तित मतलब बदलना होता है, और प्रकृति वेश मतलब होता है प्रकृति का रूप, ठीक है। तो इस लाइन में क्या बोल रहा है कि पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश की। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में, मतलब माउंटेन्स वाले इलाके में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहे हैं। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलती है। कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, मतलब वर्षा का ऋतु था, पहाड़ी इलाका था, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और हर पल प्रकृति अपना जो वेश है यानी जो रूप है वो बदल रही थी, राइट। सेकेंड लाइन क्या है। मिथिलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, निज जल से निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा है फैला विशाल। मेखलाकार का मतलब होता है करधनी के आकार की पहाड़ की जो ढाल होती है ना वो। सहस्त्र मतलब होता है हजार, दुर्ग सुमन मतलब होता है आंखें, यानी पुष्प रूपी आंखें, ठीक है। अवलोक मतलब होता है देखना, महाकार मतलब होता है जिसका आकार बहुत बड़ा हो, ताल मतलब पता है तालाब, और दर्पण मतलब तो आईना, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। पहाड़ की तुलना किससे की है? कमर में जो पहनते हैं ना गहना जो होता है, करधनी बोलते हैं जिसको, आभूषण से की है। कवि कहते हैं पहाड़ की तुलना कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। ये तो हो गया प्रॉपर डेफिनेशन। हम आम बोलचाल में इसको कैसे बोलेंगे कि जो पहाड़ है, कैसे पहाड़ है? करधनी रूपी, मतलब जो कमर में पहनने वाला गहना होता है ना, उस तरह का पहाड़ है, ठीक है। और वो अपने सहस्त्र मतलब हजारों आंखों से, आंखों मतलब जो उस पे उगे हुए फूल है, फ्लावर है, तो अपनी हजारों आंखों से जो अपनी आकृति है वो कहाँ देख रहे हैं? तालाब। और तालाब कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो एक बड़ा सा आईना हो, मिरर हो या आईना हो, ठीक है। अब आते हैं काव्यांश 3 में। देखो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। गिरी का मतलब ही पहाड़ होता है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, गिरिवर के उर मतलब हृदय में उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुबर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो गिरी मतलब होता है पहाड़, मद मतलब मस्ती, झग मतलब जो फेन होते हैं ना, जो सर्फ में भी कभी कभी देखते हो फेन, उर मतलब हृदय, उच्चाकांक्षा मतलब होता है ऊंचा उठने की कामना, मतलब बहुत आगे बढ़ने की कामना, तरुबर मतलब पेड़, नीरव नभ शांत, नीरव नभ मतलब आकाश, नीरव मतलब शांत मतलब कि शांत आकाश, और अनिमेष मतलब होता है एक टक, किसी को देखते रहना, ठीक है। तो क्या बोला है कि इस पद्यांश में, ध्यान से सुनो, इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। मोती की लड़ियां जो होती है ना, माला जो पहनते हैं मोती, हाँ, तो पूरे को क्या बोलते हैं? लड़ी बोलते हैं ना। तो मोती की जो लड़ियों की तरह जो झरने हैं वो झरझर करके नीचे गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों का गुणगान कर रही हो, मतलब कि वो जो झरना, जो मोतियों के समान जो झरने हैं वो नीचे गिर रही है झरझर करके, और पहाड़ के बारे में गा रही है, बता रही है, ठीक है। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह और प्रसन्नता उत्पन्न करती है।
पहाड़ों के हृदय में उठ उठकर अनेक पैर ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हो, अर्थात वे हमेशा निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गया। हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे कि जो पहाड़ में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो इसको कभी ने ऐसा बताया कि पहाड़ के हृदय मतलब पहाड़ के दिल में वो बड़े बड़े पेड़ जो है वो उठ रहे हैं, और वो पहाड़ का वो जो पौधे हैं उनका क्या मानना है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं। देखो देखो नॉर्मली क्या होता है, पेड़ पौधे पहाड़ में उगे हुए हैं, लेकिन पहाड़ कभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहाड़ के दिल में उगे हुए हैं। और पेड़ों की तुलना किससे की गई है, जो फीलिंग्स होती है ना कि हम बहुत ऊंचा बढ़े आगे बढ़े, उसका प्रतीक है। क्योंकि नॉर्मली पोएट लोग क्या होता है, किसी की तुलना किसी से भी कर देते हैं, बोलते हैं ना, उनका एक अलग नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का। चौथा काव्यांश, उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारत के पर, रब शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धारा में अभ्य साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान से विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। राइट। भूधर मतलब फिर से पहाड़, परत के पर मतलब पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख, रब शेष मतलब केवल आवाज का रह जाना, सभय मतलब भय के साथ, शाल एक तरह का पेड़, साल का पेड़, जलदयान यानी बादल रूपी विमान, विचर मतलब घूमना, इंद्रजाल मतलब जादूगरी। ठीक है। तो इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए हो। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ना चारों तरफ एकदम व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, एकदम कुछ दिखेगा ही नहीं आसपास का, तो उसको कभी क्या बोल रहे हैं कि मानो पेड़ पौधे जो है वो गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश से धरती पर आ गया है, वो केवल झरने की आवाज सुनाई दे रही है। बारिश का टाइम में देखोगे ना, चारों तरफ नीचे ऐसे देखोगे व्हाइट व्हाइट है सब कुछ, ज्यादा दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा कभी बोले कि लग रहा है कि मानो पूरा आसमान एक हो गया है, और जो झरने थोड़ी देर पहले मोती रूपी झरने, याद रखोगे, तो जो झरने बह रहे थे अब उनकी केवल आवाज ही सुनाई दे रही है, क्योंकि वो दिख नहीं रहे, मानो चारों तरफ आकाश ही आकाश है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धस गए। और ऐसा देखो दिखाई नहीं दे रहा है पेड़ पौधे, तो कभी क्या बोल रहे हैं, मानो ये सब नजारा देखकर जो साल का पेड़ है ना, वो डर के धरती के अंदर ही धस गया है। ठीक है। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में झाग लग गए। चारों तरफ धुआं है बारिश के बाद, तो तालाब से मानो झाग मतलब ऊपर उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। जो इंद्र भगवान है, मान रहा है कि ये जो ऐसा मौसम हो रहा है, कभी बोल रहे हैं कि शायद ऐसा लग रहा है मानो इंद्र भगवान अपने जो बादल रूपी, जो बादल के रूपी जो उनका विमान है, उस पर बैठकर चारों तरफ जादू दिखा रहे हैं। ठीक है। यही हो गया, यही था, इतना ही था। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते। देखो क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मतलब वर्षा ऋतु में कौन कौन सा चेंज आता है, बताइए। देखो इसको ना अगर नहीं भी पढ़ोगे और पोएम का थीम पता है तो बोल पाओगे। वर्षा ऋतु में क्या होता है, नॉर्मली पोएम से हटके नॉर्मली बोलो तो क्या होता है, कभी वर्षा होती है, कभी नहीं होती, कभी धूप होता है, फिर वर्षा होता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, यही चेंजेस है ना। मौसम कभी साफ हो जाता है। अगर ये हो गया नॉर्मल, अगर पोएम के आधार पर देखेंगे तो क्या होगा कि आंख रूपी जो फ्लावर्स है वो अपना जो इमेज है वो देख रहे हैं तालाब रूपी मिरर में। फिर भी एक बार प्रॉपर डेफिनेशन सुन लो कि वर्षा ऋतु में मौसम हर पर बदलता रहता है, कभी तेज बारिश होती है तो कभी मौसम साफ हो जाता है। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने आप को देखता हुआ प्रतीत होता है। बादलों के धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान धरती पर आ गया हो। ठीक। दूसरा, मेखलाकार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ है क्या है, मेखलाकार का मतलब करधनी, करधनी, करधनी मतलब कमर में पहनने वाला आभूषण। कवि यहाँ इस शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, खूबसूरत। करधनी किससे, करधनी को किससे कंपेयर किया गया, वर्षा से या पहाड़ों से, पहाड़ों से। हाँ वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा, मेखलाकार शब्द का अर्थ करधनी अर्थात कमर का आभूषण है। कवि ने यहाँ पर शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वर्षा ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला करधनी की तरह टेढ़ी मेढ़ी लगती है, अतः कवि ने पर्वतों के लिए पर्वतों की श्रृंखला की तुलना करधनी से की है। ठीक है। सहस्त्र दुर्ग सुमन से, सुमन मतलब फ्लावर, आंख, आंख, ओहो आंख।
सहस्त्र मतलब हजारों। तो सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? सहस्त्र मतलब सुमन, मतलब कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले फूल यानी हजारों आंखों से है। अतः कवि ने इस पद का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? सहस्त्र सुमन से कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से है। कवि को ये फूल पहाड़ की आंखों के समान लगते हैं। ठीक। चौथा, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ की है? बोलने की जरूरत नहीं है। बड़े से। तालाब की तुलना किससे की गई है? बड़े से नहीं, मोती तो झरना है। फेस किस में देखते हैं? मिरर, आईने से किया है बस। तो कवि ने तालाब की समानता आईने के साथ दिखाई है, क्योंकि इस तालाब पर्वत के लिए आईने का काम कर रही है, स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। पर्वत के हृदय में उठ रहे ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देखते हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर उठने की चाह। तो क्या होगा? पर्वत पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिंता में डूबे हुए लग रहे हैं, जैसे वे शांत आकाश को छूना चाहते हो। वे वृक्ष मनुष्य के लिए सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं कि हमेशा लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। तो पेड़ पौधे भी आसमान को छूना चाहते हैं। कंपैरिजन है यहाँ पे। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? वो डर गए। क्यों डर गए? धरती पर धुंध छा गई, आकाश एक हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से। बस इतना ही है। यहीं पे हो गया खत्म।